हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। तो आज हमारा जो चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड, इस चैप्टर के हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। इन टैक्स के हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना या इस चैनल में आके जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। तो हमारी जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू, यानी कि जो मानव की आँख है वो ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो अलग अलग ऑब्जेक्ट जो अलग अलग डिस्टेंस पे होता है उसको अपनी आँखों की लेंस के द्वारा फोकल लेंथ से एडजस्ट करके उसको जैसे देख सकती है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकती है। तो किसके कारण? प्रीबायोफिया। तो देखो प्रीबायोफिया क्या है, वो भी जो रोग होता है आँखों में, और नियर साइटनेस भी हमने पढ़ा है, ये भी आंखों के अंदर जो रोग है, और फार साइटनेस भी। लेकिन जो अकोमोडेशन हमने इंडेक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई, तो अकोमोडेशन के कारण हम वस्तुओं को, यानी कि दूर हो चाहे नज़दीक हो, अपनी आँखों की लेंस के द्वारा उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इज, कि जो ह्यूमन आई है तो वहाँ पर जो इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कहाँ पर? कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल या रेटिना। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि कहाँ पर बनती है, रेटिना। कोई भी इमेज होती है वो हमारे आँख के ऊपर रेटिना वाला पार्ट होता है, उस पर बनती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट, कि एक यंग व्यक्ति को जो उसकी आँखें है जो कम से कम दूरी देखने की क्या होनी चाहिए, तो उसके अंदर क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर, यानी कि कम से कम जो दूरी है 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। ये हम इन टेक्स्ट में भी पढ़ के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ, यानी कि जो चेंज आँखों के अंदर जो फोकल लेंथ होती है, जो चेंज होती है आई के लेंस के अंदर, तो किसके कारण होती है, यानी कि उसके ऊपर कौन काम करता है। तो इसमें आंसर में आएगा सिलियरी मसल्स, क्योंकि जो हमारे आंखों के अंदर जो मसल्स होती है वही जो फोकल लेंथ को चेंज करती है। जैसे हम अपनी आंखों जैसे कोई सनलाइट की तरफ देखते हैं तो उसमें देखते हैं ना, हमारी आंखें ऑटोमेटिक अपने आप ही बंद हो जाती है, या नॉर्मल जहाँ पर लाइट होती है वहाँ पे खुल जाती है, ठीक है, इस तरह से। तो वो क्या होती है, मसल्स, यानी कि मसल जब सिकुड़ती है या रिलैक्स फॉर्म के अंदर आती है तो उसके अंदर ही ये काम करती है। तो ये क्या होता है, सिलियरी मसल्स का जो काम होता है फोकल लेंथ को चेंज करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5.5 diopter for correcting his distance vision. For correcting his near vision, the needs a lens of power +1.5 diopter. What is the focal length of the lens required for correcting, यानी कि डिस्टेंस विजन और सेकंड नियर विजन। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर दो लेंस बता रखे हैं, लेंस की पावर दी हुई है। तो यहाँ पर जो माइनस है ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, और जो प्लस में है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कह रहे हैं कि एक पर्सन को यानी कि लेंस की जरूरत होती है जिसकी जो लेंस की जो पावर है -5.5 है, यानी कि उसको जो डिस्टिंक्ट जो विजन को यानी कि जो देखने की जो क्षमता उसको सही करने के लिए, और दूसरे को यानी कि प्लस वाली जो 1.5 जो पावर का लेंस की ज़रूरत है। तो इसके अंदर जो फोकल लेंथ है रिक्वायर्ड है लेंस के अंदर, तो उसको हमें करेक्ट करना है कि जो डिस्टेंट विजन क्या है और दूसरे का यानी कि इसका नियर विजन बताना है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन सा जो लेंस है और यहाँ पर ये कौन सा है। तो यहाँ पर ये क्या है, कॉनकेव लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके यानी कि यहाँ पे फोकल लेंथ फाइंड आउट कर देनी है हमें। तो यहाँ पे हम फर्स्ट का निकालेंगे कि -5.5 यानी कि उसके अंदर कॉनकेव लेंस का। तो इसके अंदर डिस्टेंट विजन यानी कि पी का फॉर्मूला अप्लाई करें तो पी इक्वल हमारे पास क्या है, 1/f है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉनकेव है कि माइनस के अंदर पहले दिया हुआ है तो हम लिखेंगे -1/5, ठीक है। अब हमें जो फोकल लेंथ है इसके अंदर कहाँ दे रखी है, इसमें मीटर के अंदर, तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो आप पहले भी चेंज कर सकते हो -5.5 को सेंटीमीटर में या फिर बाद में भी। तो इसके अंदर हम एफ फाइंड आउट करेंगे, तो एफ फाइंड करेंगे तो पी हमारा क्या होगा, नीचे चला जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा -1/p। तो इसके अंदर -1/5.5, तो इसको सोल्व करेंगे तो -10/55 आ जाएगा, ठीक है। इसकी डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, इसको
डिवाइड करेंगे तो -2/11 मीटर। अब हम एफ फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ हमें मीटर में दी हुई है, हम इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2/11 × 100, यानी कि 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर। तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर -200/11 सेंटीमीटर। तो एफ इक्वल आ जाएगा हमारे पास -18.2 सेंटीमीटर, तो इक्वल -0.18 मीटर। ठीक है, तो ये इसकी जो डिस्टेंट विजन आ जाएगी फर्स्ट की। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्वेक्स दे रखा है यानी कि +1.5 का, इसी तरह से हम उसका निकाल लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें प्लस साइन में चलना है लेकर, तो इसके अंदर भी हम f निकालेंगे। तो हमारे पास f का फॉर्मूला क्या है कि 1/p। ठीक है, तो 1 हम डिवाइड बाई 1.5 हमारे पास दिया हुआ है, तो 10/15 × 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर 100 सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो फर्स्ट के अंदर भी यही था इसके अंदर, तो यहाँ पर इसमें 10/15 × 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर चेंज करेंगे तो जैसे यहाँ पर 10/55 आया था, हमने सोल्व किया था, तो इसके अंदर यहाँ पर आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये कि 10 2 जा 12 और 10 3 जा 15, तो 2/3 × 100 सेंटीमीटर, और f आ जाएगा हमारे पास 200/3 सेंटीमीटर, और इसको हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास f आ जाएगा 66.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनके मीटर में करेंगे तो 0.67 मीटर। तो ध्यान रखना, अगर आप कभी भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर की जो भी आप बता रहे हो उसकी जो पावर है या जो डिस्टेंस वगैरह उसके अंदर, तो आपको साइन जरूर लगाना है, ताकि उससे हमें पता चले कि कॉन्वेक्स लेंस का है या कॉनकेव का। आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है कि मैथमेटिकली आप छोड़ देते हो कि इसमें साइन अप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब प्लस का, ऐसा नहीं आपको लगाना है। तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाए क्योंकि ये क्या है, कॉन्वेक्स का, वरना इसको ऐसे भी छोड़ सकते थे, और यहाँ पर माइनस का यानी कि कॉनकेव। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 6, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिया पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। कि जो फार पॉइंट है कि मायोपिक, ठीक है, कि मायोपिक पर्सन है जिसको दूरदृष्टि रोग है, तो वो 80 सेंटीमीटर से यानी कि सामने जो देखता है उसका जो पॉइंट है वो देखने की जो क्षमता, तो इसका नेचर क्या है और इसमें पावर ऑफ द लेंस यानी कौन से लेंस की जरूरत पड़ेगी ठीक करने के लिए। ठीक है, तो हमें पता है कि उसको क्या है, मायोपिया है, तो मायोपिया के लिए हमें क्या यूज करना है, कॉनकेव लेंस का। ठीक, तो इसके अंदर हम एक फर्स्ट लाइन लिख देंगे कि द लेंस यूज फॉर करेक्टिंग दिस डिजीज इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब हमें इसे सोल्व करना है कि यहाँ पे जो करेक्ट जो प्रॉब्लम इसके अंदर कि जो पावर क्या आएगी इसकी लेंस की, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 80 सेंटीमीटर है, तो पावर इक्वल हमारे पास क्या है -1/f। ठीक है, जैसे हम पीछे वाले न्यूमेरिकल में करके आए थे वैसे ही हम इसको सोल्व कर देंगे। तो हमारे पास f इसके अंदर क्या दे रखी है, ये जो फार पॉइंट है इसके अंदर यहाँ पर यानी कि फार पॉइंट जो दूरी का जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, p इक्वल -1/80। सोल्व करेंगे तो -100/80। ठीक है, इनकी सेंटीमीटर से इसके अंदर चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p इक्वल -1.25 डायोप्टर। ठीक है, ये पावर आ जाएगी लेंस की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें किस तरह से हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट करना है। ठीक है, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई is 1 meter. What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 centimeter. इसके साथ ही आपको बताना है कि जो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिया आई का वो क्या है 1 मीटर है। ठीक है, तो इसके अंदर लेंस की पावर क्या रहेगी, जो कौन सा लेंस जो लगाएंगे तो उसका जो क्या है इसकी पावर रहेगी। तो अज्यूम करके चलेंगे जो नियर पॉइंट है वो नॉर्मल आई का हमें पता है क्या है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो हमें डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना है कि हमारा जो नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम ये है कि रेटिना है ये पीछे वाला बिंदु। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो देखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है। ठीक है, इस तरह से बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो जो नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है उसके अंदर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर जो रेटिना यहाँ पर बननी चाहिए लेकिन इमेज उसकी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो ये इसके अंदर यहाँ पर जो हाइपरमेट्रोपिया है। अब इसको हम दूर करने के लिए क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे।
तो हम इसके अंदर डायग्राम में ड्रॉ कैसे करेंगे कि सेम यही डायग्राम इसके अंदर ड्रॉ करके हम इसकी ये जो आई है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, जो लेंस लगा देंगे, ठीक है, यानी कि कॉनकेव लेंस लगाया तो यहाँ पर इसकी इमेज यहाँ पर थी, तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर दिखाई देती है, इसके अंदर जो ये लेंस लगाने के बाद इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, रेटिना के ऊपर ही बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे ये वाला। तो हमें इमेज यहाँ पर रेटिना पे बनानी है और यहाँ पर इसमें हमें कॉनकेव लेंस लगाना है। अब इसके बाद इसमें जो हमें यहाँ पर पावर बतानी है कि जो लेंस लगा है इसकी क्या पावर होनी चाहिए, ठीक है, इनकी नंबर कितना होना चाहिए लेंस का। तो यहाँ पर अब हम इसका न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो फॉर द कॉन्वेक्स लेंस यूज फॉर, सॉरी इसके अंदर देखो हाइपरमेट्रोपिया दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर आपको कॉनकेव लेंस बता दिया, यही जो मायोपिया के अंदर होता है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया है तो यहाँ पर इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस आएगा, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान नहीं दिया मैंने इस पर, ये कॉनकेव पीछे पढ़ाया था वही कॉनकेव मैंने बोल दिया। यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस आएगा, ठीक है। इनके हाइपरमेट्रोपिया के अंदर कॉन्वेक्स लेंस है और मायोपिया में कॉनकेव लेंस है। यहाँ पर शेप इसकी कॉन्वेक्स लेंस की है, ठीक है, जो मोटा होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज करेंगे। अब इसका न्यूमेरिकल यानी कि पावर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो फॉर द कॉन्वेक्स लेंस यूज फॉर करेक्शन, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्या करेक्शन के लिए, तो v इक्वल हमारे पास 1 मीटर, तो 1 मीटर को इनकी सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे, हम पहले भी करते आए, तो -100 सेंटीमीटर, और u हमारे पास क्या आ जाएगा -25 सेंटीमीटर, जो पता है नॉर्मल आई विजन। तो हमें लेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है कि 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। इसके अंदर तो 1/-100 इसको माइनस करेंगे, 1/-25 = 1/f। तो हम इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम हमारे पास 100 आ जाएगा, तो 100 1 जा -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर इसमें क्या आ जाएगा, 25 4 जा 100 = 1/f। तो यहाँ पे f हमारे पास आ जाएगा 100/3। 100/3 हमारे पास f आ गया। तो यहाँ पर P का फॉर्मूला यानी कि हमें पता है पावर ऑफ लेंस क्या है, 1/f है, ठीक है, यानी कि 1/4 फोकल लेंथ है। तो इसके अंदर तो यहाँ पर हमारे पास f आ गया 100/3। तो f हमारे पास आ गया 100/3। तो यहाँ पर हमने देखो सेंटीमीटर के अंदर चेंज किया था, तो यहाँ पे हमें डायोप्टर निकालना है। तो अभी हम फोकल लेंथ को मीटर में लेके आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि 1/3, ठीक है। 100 से 100 कट हो जाएगा, आप सोल्व करोगे तो यानी कि 3 / 100, तो इसके अंदर तो 1/3 हमारे पास मीटर में आ जाएगा। तो हमारे पास जो P है यानी कि पावर है क्या आएगा, 1/f। तो 1/f = 1/1 डायोप्टर। तो यहाँ पर हमारे पास P क्या आएगा, 3 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो जो पावर है वो क्या आएगी कि प्लस में 3.0 डायोप्टर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 8, वाई इज ए नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, कि एक नॉर्मल आई जो है वो 25 सेंटीमीटर से नज़दीक के वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकती। आंसर में लिखेंगे द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच आर एट द डिस्टेंट लेस देन 25 सेंटीमीटर आर नॉट properly focused at retina and the image of object appears blank, so the image cannot be seen clearly। कि जो रेज आती है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी जो डिस्टेंस है कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर नहीं होती तो वहाँ पर जो रेटिना के ऊपर जो फोकस नहीं पड़ता, ठीक है, इमेज का, यानी कि रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनती पूरी तरह से, वो क्या रहती है, ब्लैंक रहती है, खाली रहती है, इसीलिए दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। क्या होगा इमेज डिस्टेंस में अगर हम जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दें, यानी कि आँखों की जो ऑब्जेक्ट के आगे जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ा दे तो इमेज की डिस्टेंस क्या बनेगी आंखों में। तो आंसर हम लिखेंगे द इमेज डिस्टेंस रिमेन अनचेंज, जो इमेज की डिस्टेंस है वो रिमेन्स अनचेंज रहेगी, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। इट इज़ बिकॉज ए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ आई, लेंस इज एडजस्टेड बाय सिलियरी मसल्स सच दैट इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एज रेटिना। क्योंकि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसकी अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो
एडजस्टेड हो जाएगी, किसके द्वारा? सीलियरली मसल्स, क्योंकि सीलियरली मसल्स क्या करती है? फोकल लेंथ को एडजस्ट कर देती है, जिससे जो इमेज है वो हमेशा कहाँ पर बनेगी? रेटिना के ऊपर ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, या तारे क्यों टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो आंसर में लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली एज स्टारलाइट एंटायर इन टू एटमॉस्फेयर, इट अंडरगोज सर्वल टाइम्स refraction, hence the apparent position of star are changing continuously, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या होता है? लगातार चेंज होता रहता है, जिसके कारण जब वो स्टारलाइट के अंदर एंटर करता है यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर, तो हम यानी उसमें क्या होता है? फिर रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के कारण जो स्टार की पोजीशन है वो भी लगातार इस तरह से यानी कि चेंज से होती रहती है। एज द पाथ ऑफ रे coming from star goes on varying slanting, starlight enter to the eye flickers, hence star twinkle। और इस तरह से जब रे जिस पाथ से रेज जाती है यानी कि जहाँ से लाइट आती है जो स्टार से, हम जब स्टार को देखते हैं तो हमारी आंखों के अंदर जैसे रेज आती है, तो हम जैसे ही आंखों को झपाते हैं, ठीक है, इनकी फ्लिकर्स करते हैं, तो उसके अंदर हमें स्टार क्या होते हैं? टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो मेन रीजन क्या है इसका? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन व्हाई द प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, एक्सप्लेन करो कि जो प्लेनेट होते हैं वो नहीं टिमटिमाते। आंसर लिखेंगे प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, एज प्लैनेट आर लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट, द टोटल वेरिएशन इन द अराउंड ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आइज विल एवरेज आउट टू जीरो, हैंस प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, कि जो प्लैनेट है क्या है? अर्थ के ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, नज़दीक है, जिसके अंदर सोर्स ऑफ लाइट बहुत ही एक्सटेंडेड है, और जो प्लैनेट है वो लार्ज नंबर के अंदर है जहाँ पे पॉइंटेड कि साइज में लाइट का सोर्स है। तो टोटल जो वेरिएशन अमाउंट है लाइट की वो एंटर करती है हमारी आंखों के अंदर, तो वो एवरेज होती है उसकी आउट ऑफ द जीरो, इसी कारण जो वो हमें टिमटिमाते दिखाई नहीं देते, ठीक है, सॉरी टिमटिमाते नहीं है, प्लैनेट नहीं टिमटिमाते। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, कि अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो सन है वो हमें रेडिश कलर का क्यों दिखाई देता है। आंसर में लिखेंगे in the morning the sun is near the horizon, most of the blue light and shorter wavelength are scattered away by the particle, therefore the light that reach our eye is of longer wavelength, this gives rise to the reddish appearance of the sun in the morning, कि मॉर्निंग के टाइम में जो सन होता है वो कहाँ पे होता है? होरिजन के नज़दीक होता है, ठीक है, इनके अर्थ के जो होरिजन होती है उसके नज़दीक होता है, जिसके कारण जो ब्लू लाइट होती है जिनकी शॉर्टर वेवलेंथ है वो उस पर स्कैटरिंग होती है, ठीक है, इनके स्कैटर्ड के कारण जो उसमें स्कैटरिंग होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं स्कैटर अवे बाय द पार्टिकल्स, तो इसके अंदर जो लाइट होती है वो हमारी आंखों तक जो पहुँचती है तो लॉन्गर वेवलेंथ के साथ, तो जिसके कारण हमें उसका रेडिश कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है 13, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, यानी कि एस्ट्रोनॉट जब ऊपर जाते हैं स्काई के अंदर तो वहाँ पर उन्हें डार्क क्यों दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि ब्लू की जगह उन्हें बिल्कुल जैसे ऊपर अंधेरा दिखाई देता है, क्यों? तो देयर इज नियरली नो एटमॉस्फेयर फॉर द एस्ट्रोनॉट्स एज दे आर फ्लाइंग हाई इन स्काई, सो देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस इज वाई द स्काई अपीयर डार्क टू द एस्ट्रोनॉट्स, कि वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, एटमॉस्फेयर जो एस्ट्रोनॉट जहाँ पे जो फ्लाई करके ऊपर जाते स्काई में ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो वहाँ पर लाइट ऑफ स्कैटरिंग भी नहीं होती, और यही कारण है जिसके कारण वहाँ पर उन्हें डार्क दिखाई देता है। तो इस चैप्टर के हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।